क्लास वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। देवे एक बाबू 3 टॉपिक कल मैं करा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने कंपैरिजन कर लिया था 5 अलग अलग रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का, ठीक है ना। सार्क, एशियन, यूरोपियन यूनियन, G8, G20, ये सारी बातें बेटा हम फिनिश कर चुके थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी बेटा हमने देख लिए थे। 1958 और 1965 में स्टार्ट हुए थे बेटा, ठीक है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 66 से 76 तक माना जाता है। ये सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है जीएलएफ या ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में तो बताओ। ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड और नीचे ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। नहीं, और वो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा। टिप्स पे करके जाना इसको, बिल्कुल टिप्स पे 10 लेने हैं पूरे, यहां से नहीं कुछ छोड़ना हर हाल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं डेवलपमेंट पाथ हम पढ़ रहे थे चाइना का, 2 ही चीजें हुई हैं अभी डेवलपमेंट पाथ में बेटा। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीजें चाइना में पेंडिंग है, ठीक है। फिर पाकिस्तान इंडिया देखते हैं। चलो जी, पढ़ना शुरू करना है यहां से। एक एक वर्ड रुक कर पढ़ना ठंडे दिमाग से, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं अभी तुरंत ही। द प्रेजेंट डे, आगे बढ़े। कितना डन? यहां तक पढ़ दो। डन। कुल मिला के बेटा जब मैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पढ़ता हूँ ना चाइना की, इसमें ना बेटा एक दो बातें नहीं है, टोटल ना 6 बातें हैं जिसको आपको लिखना है। सबसे पहले बेटा जीएलएफ के बारे में लिखो, फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में लिखो। ये 2 बातें हमने कल पढ़ ली थी। फिर बेटा फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म लिखो। आपने पढ़ा होगा रिफॉर्म्स जो हुए बेटा वो 2 अलग अलग फेजेस में हुए। कौन से ईयर में स्टार्ट हुए? 1978 में, है ना, इंडिया से 13 साल पहले बेटा। और वो 2 स्टेजेस में हुआ। फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म क्या थी बेटा? फर्स्ट फेज में ना बेटा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुए, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म हुए और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म हुए। क्या रिफॉर्म था मेन? आपने पढ़ा होगा कम्यून बेटा, वापसी हो गया। कम्यून सिस्टम जो था, जहां हमने पूरी चाइना की फार्मलैंड को 26,000 कम्यून में बांटा था, अगर याद हो जीएलएफ कैंपेन में। अब बेटा कम्यून खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। उसकी जगह क्या हो गया? आपने क्या किया? फार्मलैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा कि आप उनको ऑनर बना रहे हो। आज भी हम उसी पैटर्न पे, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे, सारी प्रॉपर्टी की ऑनर गवर्नमेंट ऑफ चाइना ही है, ठीक है। किस लिए डिस्ट्रीब्यूट करा? ओनली फॉर द कल्टीवेशन, नॉट फॉर द ऑनरशिप। मालिक नहीं बना दिया गया, सिर्फ कल्टीवेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन हाँ, इसके बदले में गवर्नमेंट ने उन्हें ये बोल दिया कि आप फिक्स हमें टैक्सेस दे दो, ठीक है, और बाकी जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है वो सब आप बेच सकते हो, आप कमा सकते हो, आप खा सकते हो, आप ही का है वो पैसा। समझ में आई बात? पढ़ा होगा ऐसे ही। सेकंड स्टेज ऑफ रिफॉर्म, मेरे को ना ऐसे ना सारी बातें मैं खुद नहीं बताता, कुछ कुछ पूछ लेता हूँ ताकि ये इंश्योर रहे मुझे भी कि आप पढ़ रहे हो। सानी क्या पढ़ा सेकंड स्टेज ऑफ रिफॉर्म में? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ। क्या रिफॉर्म हुआ? मेन क्या चीज थी?
तो गवर्नमेंट का तो था ही, गवर्नमेंट को क्या दे देता, कौन देगा गवर्नमेंट को, कैसी बात कर रहे हो भाई। क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म, क्या हुआ बेटा, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया था कि आप प्रोडक्शन कर सकते हो और डायरेक्ट कंपटीशन दे सकते हो एसओईस को। एसओईस क्या थी बेटा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिनको हम बेटा इंडिया में पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उनको बेटा वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बोलते हैं। यानी कि अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को डायरेक्ट कंपटीशन फेस करना था विद द प्राइवेट सेक्टर। और इनडायरेक्टली बोलूं तो बेटा चाइना मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही तो जा रहा है, जहां गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को भी आपने अलाउ कर दिया प्रोडक्शन करो, आपस में कंपटीशन है। सेम जो इंडिया और पाकिस्तान के लाते हैं वहीं तो पहुंच गया चाइना। ठीक है, इसके बाद 4 हेडिंग डन हो गई, जीएलएफ, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म, सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म, उसके बाद डुअल प्राइसिंग। पढ़ा था डुअल प्राइसिंग क्या क्या किया डुअल प्राइसिंग में सरकार ने, एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों को बता दिया कि एक फिक्स क्वांटिटी आप बाय और सेल कर सकते हो एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी एट द मार्केट प्राइसेस। ठीक है, सिक्स्थ एसईजेड, क्या होते हैं एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड एसईजेड्स। क्या होते क्या है एसईजेड बेटा, जो बेटा होते तो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में ही है, लेकिन वहां इकोनॉमिक लॉस पूरे डिफरेंट होते हैं पूरी कंट्री से। ठीक है जी बाबू, एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। मान लो बेटा ये पूरा चाइना का लैंड है, ठीक है, आपने इस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर दिया एस एसईजेड। अब है तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में चाइना के, पर यहाँ जो इकोनॉमिक लॉ लग रहा है वो पूरे चाइना से डिफरेंट है, इसके लिए अलग इकोनॉमिक लॉ फ्रेम किए जाते हैं। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ बेटा, एसईजेड एक भी प्रोडक्ट अपने देश में नहीं बेच सकता। एसईजेड का काम होता है आप जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे 100% ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड, 100% एक्सपोर्ट होगा, सारा ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है आपको, अपने देश में नहीं बेचना। ठीक है, डिटेल में बताऊं क्या इकोनॉमिक लॉ डिफरेंट होता है, अगर जानने के इच्छुक हो, वरना छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चलो छोड़ो, आपका भी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को लेकर, जब आगे बढ़ोगे तो पता लग जाएगा, कुछ करोगे आगे तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सीए सीएस कुछ भी करोगे तो ऐसी रेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलता है। अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये डेवलपमेंट पाते हैं। चलो एक बात बता देता हूँ बस एक्स्ट्रा, बाबू चाइना के एसईजेड को ना और ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिलने की ना एक और वजह भी है। चाइना में ना लेबर लॉ इतने खतरनाक नहीं है जितने इंडिया में। इंडिया में ना लेबर लॉज बहुत खतरनाक है, लेबर को बड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। इंडिया ने भी बनाया चाइना के बाद एसईजेड, और खाली इंडिया ने नहीं सभी देशों ने बनाया, पर चाइना का एसईजेड ना बड़ा पॉपुलर हुआ है। उसकी वजह यह है कि चाइना में आप जाओ, एसईजेड में कोई भी फैक्ट्री ऑन कर सकते हो, लेबर रख सकते हो, और जब आपको लगे ना मेरा काम नहीं चल रहा, रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, आप लेबर को रिट्रेंच कर सकते हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और लेबर आपसे एक दिन की भी सैलरी फालतू नहीं मांग सकती। वहां लेबर लॉ इतने खतरनाक नहीं है ना बेटा, वहां के लेबर लॉस लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं। वहां ना इंडस्ट्रीज को ज्यादा एडवांटेज दी जाती है एज कम्पेयर टू लेबर। इंडिया में उल्टा है, जो इंडस्ट्री खोल के बैठे उनकी बैंड बची है। लेबर लॉ इतने खतरनाक है कि गलती से अगर हमने लेबर को निकाल दिया तो दुनिया जहान के भैया लॉ हमारे ऊपर लग जाते हैं। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देनी, रिट्रेंचमेंट समझते हैं बेटा, लेबर को नौकरी से निकालने को रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देनी पड़ती है पहले, कि निकाल दिया, अच्छा जी लाओ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तो पता नहीं दुनिया जहान के और पंगे हमारे साथ है। इसलिए इंडिया का एसईजेड इतना पॉपुलर नहीं हुआ। अगर इंडिया में फॉरेनर आके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि मंदी आ रही है, हम लेबर निकालना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से वो लेबर नहीं निकाल पाते। आप समझ सकते हो बेटा क्या चीज अट्रैक्ट करेगी इंडस्ट्रीज को, चाइना या इंडिया। इसलिए चाइना का एसईजेड बड़ा पॉपुलर हुआ और वहां बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट गई है, बहुत अंधाधुंध पैसे गए। ठीक है, बस जो जरूरी था मैंने वो पोर्शन पूरा कर दिया, आगे बढ़े बाबू। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी या डेवलपमेंट पाथ पाकिस्तान और इंडिया का कट कॉपी पेस्ट सेम है। ठीक है जी, इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने नोट्स में इंडिया अलग से नहीं लिखवाया था, मैंने कहा था बस स्लैश करके लिख लो। ठीक है, जैसा हमने पाथ फॉलो किया है कट कॉपी पेस्ट पाकिस्तान ने फॉलो किया, बस हमारे ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस है हर चीज के।
हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, उनका 1956, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेम है, दिन इनका एक दिन पहले, हमारा एक दिन बाद है, ठीक है जी। और अगर रिफॉर्म्स की बात करूं, ये आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ोगे। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हुए 1988, चाइना के 10 साल के बाद। 1978 चाइना, 1988 पाकिस्तान, इंडिया 1991, 3 साल के बाद, ठीक है जी। ईयर मैंने बता दिए। अब बाबू डेवलपमेंट पाथ सेम है, एक एक दो दो लाइनें करके पढ़ना, जल्दी मत करना, पढ़ना बस यहीं तक पढ़ो भी। पहला डेवलपमेंट का पाथ या डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी पाकिस्तान और इंडिया की सेम। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करा, पहली बात खत्म। आगे बढ़ो जी, यहीं तक रुक जाना। यहीं तक डन। बेटा 1956 याद है आपको, आईपीआर 1956, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं अभी रिवीजन में, लेकिन पहले पढ़ाया है। आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसने लीड रोल असाइन करा था पब्लिक सेक्टर को। वो इंडिया ने लीड रोल किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को, सरकारी सेक्टर को, कि तुम ग्रोथ का झंडा लेकर आगे बढ़ो। क्यों भैया? प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही कहाँ था? इंडिया तो पूरा लूट चुका था, बर्बाद हो चुका था भैया जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा होता ही नहीं था। अगर प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा नहीं और सरकार खुद पीछे हट जाएगी तो ग्रोथ कैसे होती? तो लीड रोल असाइन करना जरूरी था पब्लिक सेक्टर को। अच्छा, जो सिचुएशन हमारी थी वो पाकिस्तान की नहीं थी भैया, एक ही तो टुकड़ा हुआ है, हमारे ही तो देश का टुकड़ा हुआ है, इकट्ठे ही तो थे। अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था तो उनके प्राइवेट सेक्टर के पास था क्या? पैसा तो उनके पास भी नहीं था, तो ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो बेटा अगर हमने अपने पब्लिक सेक्टर को लीड रोल दिया था तो पाकिस्तान में भी अपने पब्लिक सेक्टर को लीड रोल दिया था। दूसरी स्ट्रेटजी कट कॉपी पेस्ट सेम। तीसरी बात, आईपीआर 1956 से हमने फोकस किया ऑन द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। जो काम हमने किया सेम पाकिस्तान ने किया, उन्होंने भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया। मतलब समझते हैं सब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का? अर्लियर जो प्रोडक्ट हम बेटा इंपोर्ट किया करते थे, आज हम सोच रहे हैं उसका सब्सटीट्यूशन अपने देश में ढूंढे, उसको इन हाउस प्रोड्यूस करें ताकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली ना हो। बट बेटा ये पॉलिसी से पर्सनली मैं सहमत नहीं हूं, और कुछ प्राइवेट राइटर भी लिखते हैं इस चीज को, कि पॉलिसी शुड बी एक्सपोर्ट प्रमोशन रादर देन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। पॉलिसी ना एक्सपोर्ट प्रमोशन की होती तो आप कामयाब हो जाते, ठीक है, लेकिन गलत पॉलिसी अडॉप्ट कर बैठे इंडिया और पाकिस्तान। आपने ये तो सोच लिया कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सब कुछ इन हाउस बनाएंगे, ठीक है। इस चक्कर में बेटा आपने एक्सपोर्ट पे भी रोक लगा दी। आपने कह दिया बस हम तो अपने देश के बाउंड्री के अंदर झांकेंगे, जो तुमसे बनता है बस वही बनाओ, वही खाओ पियो, ना बाहर से कुछ आएगा ना बाहर कुछ बेचेंगे, ठीक है। अब ऐसे करने से होता क्या परेशानी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था, दोबारा बता देता हूँ परेशानी क्या होती है बेटा। आपने ये तो बोल दिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, 100% इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो सकता है। पेट्रोल डीजल है हमारे पास, क्रूड ऑयल फिर बाहर से आ रहा है, वो तो इंपोर्ट हो ही रहा है, वो तो इन हाउस बन ही नहीं सकता। गोल्ड फिर बाहर से आ रहा है, वो बन नहीं सकता, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी फिर बाहर से आ रही है, कैपिटल गुड्स फिर बाहर से आ रहे हैं, इन पर पैसा स्पेंड होता रहा लगातार, और आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया। करते करते जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अप्रोक्सीमेटली टू नील आ गए, हमें मजबूरी में एलपीजी लाना पड़ा। तो गलत पॉलिसी गलत टाइम पर अडॉप्ट करके बैठ गया था इंडिया। सेम गलती पाकिस्तान ने करी, तो ये सेम गलती करी तो 3 साल पहले ही हो गए। एलपीजी ले आए, रिफॉर्म्स कर दिए उन्होंने, और हमें ये करने में बेटा 3 साल और लग गए, हम 3 साल और झेल पाए इस चीज को। समझ में आ रही है बात? तीनों बातें समझ में आई? हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कितनी सेम है? मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर विल would given the lead role in the overall development process या in industrialization, और उसके बाद पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। आगे बढ़े, सिर्फ अगली लाइन यहीं तक पढ़ना, द पॉलिसी कंबाइंड। बस यहीं तक पढ़ दी एक लाइन बेटा। चाहे हम थे चाहे पाकिस्तान थे, सब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाते थे फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा रहे थे कि फॉरेन कंपटीशन इनको बिल्कुल ना झेलना पड़े, और इसकी वजह से हम दो हथियारों का इस्तेमाल करते थे। वो हथियार थे हमारे कोटास एंड टैरिफ्स। याद आ रही है बात बेटा दोनों की? कोटास मतलब
क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, टैरिफ मतलब टैक्स रेट्स, ठीक है जी। हम दोनों से बचाते थे बेटा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। कैसे बेटा, अगर यूएस से कोई गुड्स 3 रुपए पर यूनिट बना रहा है और हम सेम गुड्स को बेटा 5 रुपए पर यूनिट बना रहे हैं, तो एज पर लॉ अगर मैं लीगल वे में देखूं तो बेटा जो सस्ता बना रहा है वो सस्ता बेचेगा, ठीक है। पर हम क्या करते थे, अगर बेटा यूएसए से कोई इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, उसको मान लो 4 रुपए कॉस्ट पड़ रही है, 3 खरीदने का, बाकी कुछ किराया भाड़ा, ठीक है जी। जैसे ही वो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होता था, अब हम सोचते थे भैया अगर ये गलती से 4 का बिक गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिंदा नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। हम क्या करते थे बेटा, अननेसेसरी का इसके ऊपर टैक्स बर्डन डाल देते थे। हमने क्या करा, 50% का टैक्स डाल दिया, जबकि एज पर लॉ 20% का टैक्स था। 50% का टैक्स डालने से क्या हुआ, कोई चीज 4 की है, 2 का टैक्स लगा दूंगा, 6 की होगी, बिकेगी नहीं। हम बेटा टैरिफ से, टैरिफ मतलब टैक्स रेट से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाते थे, या कई बार कोटास से। कोटास मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। कैसे, अगर ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है और मान लो हम 20% टैक्स लगा रहे हैं, अब 20% टैक्स लगाएंगे तो भैया 4 रुपए 40 पैसे की बिकेगी नहीं की। अब हमने क्या किया, लेकिन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि 1 लाख से ज्यादा यूनिट ये इंपोर्ट नहीं हो सकते इंडिया में। 1 लाख की लिमिट, अपर कैप लगा दी। अगर 1 लाख इंपोर्ट हो गई 4 रुपए 40 पैसे के हिसाब से, बस उसके बाद तो खत्म कहानी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन्हीं की बिकेगी, इंडिया की ही बिकेगी। तो हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दोनों तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे कि वो फॉरेन कंपटीशन ना झेलें अभी, ठीक है जी। गवर्नमेंट का अपना मानना था, हमारा अपना मानना था, हमें लगता था जो सस्ता बना रहा है वो सस्ता बेचना चाहिए। और आज खड़े होकर हम एसी कमरे में तो बात कर ही सकते हैं इस चीज की, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर प्रैक्टिकल रियलिटी देखी है। गवर्नमेंट कहती थी प्राइवेट सेक्टर के पास पहले ही मीन्स नहीं है, वो फॉरेन कंपटीशन झेलेंगे कहां से, इस वजह से गवर्नमेंट अपनी जगह पर ठीक थी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। यहां से पढ़ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ, यहां तक पढ़ लेना बेटा। 5वीं स्ट्रेटजी हमारी फिर सेम, उनकी फिर सेम, ग्रीन रेवोल्यूशन। भैया मेन एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, पूरी मार्केट हिलाकर लग दी, ठीक है ना। आपने पढ़ा ही है बेटा पास में मुझसे, ठीक है। ऑल्दो अभी हमने उस चैप्टर को दोबारा कवर नहीं किया, पर कुछ तो याद होगा ही। 1965 मिड 60s टू 70s फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। क्या किया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेटा, मैसिव प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, मैसिव प्रोडक्टिविटी। ग्रीन का मतलब क्रॉप से है, रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा उछाल आने से। ऐसे ही हुआ था ना कुछ, एग्रीकल्चर सेक्टर की तस्वीर बदल गई थी बेटा, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा इस चीज को लेकर। तो वो अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ना इन द 70s। फिर हम 6th नंबर पे शिफ्ट कर गए नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर, जो कि बेटा अगेन प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा था नहीं, किसके पैसों पे होना था। हमने कह दिया भैया घर घर कैपिटल गुड्स पहुंचेंगे, मशीनरी पहुंचेगी, नेशनलाइजेशन कर देंगे, पर किसके पैसों पे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर, मतलब सरकारी पैसे पे, ठीक है। और हम बस सरकारी पैसों पे अपने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और बेटा घर घर मशीनरी पहुंचानी शुरू कर दी, ये काम कर दिया भैया। आगे बढ़े, और एट द एंड हुआ वही जो होना था, हुआ वही जो होना था। 1988 रिफॉर्म्स लाने पड़े, सब कुछ खाली, देश खाली। और इंडिया में ये काम 1991 में हुआ। सातों स्ट्रेटजी सेम, सारा डेवलपमेंट पाथ सेम। हैव डन, हैव डन, क्लियर है, सारी डेवलपमेंट पाथ बिल्कुल अच्छे से क्लियर, जो इंडिया में हुआ सेम पाकिस्तान में हुआ। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बात करते हैं। ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि बेटा मुझे लगता है 6 टॉपिक तैयार हो गए हैं, मोटे मोटे बात करूँ तो इस चैप्टर के, ठीक है। मुझे तो कल पहले चाहिए कि आपको याद हो, मैं आगे भगाता रहूं, पता लगे आगे आगे दौड़ दौड़ पीछे पीछे छोड़ छोड़ हो जाए, तुम हो भी ऐसे, ठीक है। और कल जैसा आप याद करके आओगे उसी हिसाब से मैं रिस्पॉन्स करूंगा परसों पीटीएम में, ध्यान रखना।
आप चाहते हो कि मैं अच्छा बोलूं आपके लिए, ठीक है, तो मेरी शर्त तो क्लियर है बेटा, आप अच्छा सुना तो मैं अच्छा बोल दूंगा। वो पढ़ते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर, सब सामने देख रहे हैं पुत्र। बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर याद करो ये चैप्टर मैं करा चुका हूं, हमने वहां पर भी बहुत सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर पढ़े थे। डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या होता है, विच इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सब पढ़ा था हमने वहां पर। बेटा वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, या ये 1718 का स्टैट्स, और वो भी ये कंपेयर करता हुआ है तीनों देश को, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को, और हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे खासे स्टैट। कई बार बेटा पेपर आपको ये 2-3 स्टैट दे देता है और आपसे कहता है एनालिसिस करो, कई बार 6 के 6 दे सकता है एनालिसिस करो, कई बार बिना स्टैट्स के कह सकता है कि 17-18 के बेसिस पे एनालिसिस करो। तो स्टैट्स भी खुद लिखना होगा और एनालिसिस भी खुद करना होगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ आईडी बेटा इसलिए मुश्किल नहीं है कि प्योरली थ्योरी है, आईडी इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्टैट्स बहुत है। अब एक टॉपिक और ये 18 स्टैट्स हैं, पर मेरी मजबूरी बेटा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूंगा याद करना है, ये सब याद कर रहे हैं, ये पूरी टेबल रटी होनी चाहिए, बाय हार्ट लर्न कर लो इसको तो, ठीक है जी। अब मैं एनालिसिस शुरू करता हूँ। मैंने आपको एनालिसिस लिखने के वैसे पहले भी बहुत सारे तरीके बताए थे, मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा। अगर इस टॉपिक का एनालिसिस लिखने को आ गया तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पे मेरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कम से कम 6 पॉइंट चाहिए, ठीक है। बनाने वाले तो भैया इस पे एक, इस पे एक, इस पे सब पे बोल देते हैं, 18 पॉइंट बना देते हैं। सर मुझे नहीं लगता इतना कोई लेंदी करने की जरूरत है टॉपिक को, मैक्सिमम 6 मार्क क्वेश्चन है, 6 पॉइंट बहुत है, मोर देन एनफ, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, शुरू करें बेटा। चलो जी, सबसे पहले शुरू करते हैं। आप एस्टिमेटेड पॉपुलेशन देखो इन मिलियंस, अगर मैं इन करोड़ की बात करूं तो इंडिया में 135.2 करोड़, 139.3 करोड़ और 21.2 करोड़, अगर मैं करोड़ की बात करूं। तो पहला पॉइंट तो अगर याद हो बड़ा सिंपल था, इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड 18% population and China is the habitat of world's 20% population. Together, these countries are the habitat of world's 38% population. Large size of population is the hindrance in the path of growth. ठीक है ना, इतना बड़ा साइज है भैया पॉपुलेशन का कि वो हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ग्रोथ, एंड गवर्नमेंट हैड टू इंकर अ ह्यूज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। बेटा इतनी पॉपुलेशन को मेंटेन करना ना बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं है, इतना मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आप सोच नहीं सकते भैया। इतनी पॉपुलेशन तेजी से भाग रही है कि गवर्नमेंट सोचती है अब सरकारी स्कूल बनाओ, अच्छा अब सरकारी कॉलेज बनाओ, अब सरकारी हॉस्पिटल बनाओ, अब ये बनाओ। अब मैं एक शहर की बात करूं ना, एक शहर की एक किसी गली की रोड टूट जाती है, सरकार बनाने लगती है तो पता लगता है जी 4 किलोमीटर दूर दूसरी गली की सड़क टूटी पड़ी है, वो बनाने लगती है तीसरी टूटी पड़ी है। ये एक शहर में हालात हो जाते हैं, तो देश में तो सोचो, गवर्नमेंट के एंगल से सोचो कितनी मजबूर होती है गवर्नमेंट जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है। यार पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दीज टू, इट इज 1/10 ऑफ चाइना और 1/10 ऑफ इंडिया, कुछ ही बोल लो। तो 1/10 भी नहीं है भाई, 10% लोग हैं, हम देखो कहाँ बैठे हुए हैं। समझ में आ रही है परेशानी? पहला पॉइंट डन, क्लियर, 4-5 ही बातें। इंडिया इज हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 18% पॉपुलेशन, चाइना इज द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 20% पॉपुलेशन, टुगेदर दीज कंट्रीज आर द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 38% पॉपुलेशन। ये तो बात लिखी। चाइना इज अ स्मॉल कंट्री, इट इज 1/10 ऑफ इंडिया और चाइना, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट इसी से ही रिलेटेड, क्या लिखोगे? large size of population is the hindrance in the path of growth and the government had to incur a huge maintenance expenditure. अब पूरा हुआ ये पॉइंट, ठीक है पुत्र जी, इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ जाए बेटा। फिर बात करते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। बेटा ग्रोथ रेट देखना, चाइना में ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है सबसे कम है। चाइना ने ना यार बहुत अर्ली कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अगर चाइना बहुत अर्ली कंट्रोल ना करता है ना, यकीन मानना आज 200 करोड़ पार होते। चाइना ने कब कंट्रोल करना शुरू किया? वन चाइल्ड पॉलिसी इन द ईयर 1979, 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लिया। अगर वहां कंट्रोल करते ना तो भैया 200 करोड़ पार होते, लिख कर ले लो। उस टाइम पर चाइना का एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का था 1.33। सर आपको लग रहा होगा यार 1% तो कोई ज्यादा नहीं है, भैया कोई ज्यादा नहीं है, पर अगर आपके देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ क्रॉस हो तो 1% बहुत ज्यादा है।
बहुत बहुत ज्यादा है। 1.33 से आप 0.46 पर आ गए ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी। और 4 साल पहले ही आपने वन चाइल्ड पॉलिसी दोबारा खत्म कर दी अपने देश से। उस टाइम पर क्या था भैया, इतनी अलार्मिंग पॉपुलेशन होना, इतने अलार्मिंग रेट से बढ़ना, भाई चाइना को लग रहा था मर जाएंगे भाई, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, और जब करी तो इतने तानाशाह की तरह इंप्लीमेंट करी कि आप सोच नहीं सकते। हॉस्पिटल में दूसरा बच्चा हुआ, गोली वहीं खत्म, पेरेंट्स के सामने गर्दन उड़ा देते थे भैया। आर्मी आती थी, पुलिस आती थी, गर्दन उड़ा देते थे दूसरा बच्चा देखते ही। इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किया उन्होंने, उठाकर ले जाते थे बच्चा, पता नहीं होता था पेरेंट्स को बच्चा कहाँ गया, मिलिट्री में भर्ती कर दिया, देखिए आर्मी में भर्ती कर दिया चाहिए बच्चे को। बिल्कुल नहीं सोचते थे वो, इतने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हुई पॉलिसी की। जब चाइना को लगा अभी 4 साल पहले कि यार ऐसा तो बहुत गड़बड़ हो गई है, इनके देश में ना बुजुर्ग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब चाइना को लगा कि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इंडिया के बाद ज्यादा पॉपुलेशन होने पर भी ना एक एडवांटेज ये है कि इंडिया में यंगस्टर सबसे ज्यादा है, चाइना में बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने बेटा ये लॉ वापस ले लिया। अभी उनको पता है बेटा अगले 10-20 साल में काफी पॉपुलेशन उनकी खत्म हो जाएगी, मरकर खत्म हो जाएगी। समझ में आती है बात? बेटा आप क्या लिखोगे, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अलार्मिंग हाई दैट इंडिया विल सून क्रॉस द चाइनीज पॉपुलेशन। हो सकता है बेटा आप में से कुछ बच्चे मुझे ज्ञान देने लगे कि इंडिया तो क्रॉस कर चुका है, बट बेटा अब ये समझो मैं स्टार्ट अभी 17-18 का पढ़ा रहा हूँ, और 17-18 में आपको यही लिखना पड़ेगा दैट सोन इंडिया विल क्रॉस द चाइनीज पॉपुलेशन। मुझे भी पता है क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अभी आपको ये भी लगेगा कि मैंने पाकिस्तान को अलार्मिंग हाई क्यों नहीं बोला, भैया 21 करोड़ का देश है, 2% से भी बढ़ोगे 42 लाख बढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ यही है ना, 135 करोड़ का देश होना और 1% से बढ़ना। यार हर साल 1.5 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे, 1 करोड़ 35-40 लाख लोग हर साल बढ़ जाएंगे भैया। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है टोटल, और आप हर साल बढ़ा देते हो। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 1 CR है, और ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया से 3 गुना, 3 गुना ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया, और पॉपुलेशन 1 करोड़, हम 140 करोड़, उनका 1/3 ज्योग्राफिकल एरिया लेकर बैठे। ठीक है ना, तो अब परेशानी तो समझ सकते हो बेटा। और यार हो भी क्यों ना परेशानी, गवर्नमेंट की तो बैंड बजी रहेगी। मैं कहता हूँ जितने आदमी अभी कैबिनेट में काम कर रहे हैं उसका 10 गुना चाहिए, कुछ सुधार करना है तो, थोड़ा सा भी दिखे आपको सुधार तो। क्लियर है बात? आगे बढ़े बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब बेटा 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर ले लूं तो उसमें कितने लोग रहते हैं, ये डेंसिटी बताता है। इंडिया की डेंसिटी अगेन बहुत ज्यादा 455, चाइना की बहुत कम। अब आपको लगेगा चाइना की डेंसिटी इतनी कम कैसे हो सकती है, पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा। बेटा नेचर ने थोड़ा सा ना उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहरबानी करी है, ज्योग्राफिकल एरिया उनके पास हमारे से काफी ज्यादा है, इस वजह से बेटा उनकी डेंसिटी काफी कम है। पाकिस्तान की चाइना से ज्यादा, पर इंडिया के कंपैरिजन में कम है। बेटा इंडिया में डेंसिटी ज्यादा होने की वजह यही है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत हाई थी, दूसरी बात ज्योग्राफिकल एरिया भी हमारे पास काफी कम है, इसलिए हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैंने पिछली बार आपको बात बताई थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि WHO को ये लगता था कि हम इंडिया को बचा नहीं पाएंगे जब कोविड हुआ। याद है आपको मैंने बात बताई थी? और WHO का लॉजिक अपनी जगह ठीक था कि डेंसिटी इतनी ज्यादा है, 1 किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है जो 2-3 मीटर का, ये मेंटेन कैसे करेंगे लोग, ये मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, निपट जाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। ठीक है ना, उनका कंसर्न बड़ा जायज था, क्योंकि दिल्ली जैसे अगर मैं शहरों की बात करूं तो हमारे यहाँ पर हालात ये हैं कि भैया कुछ कुछ एरिया में डेंसिटी 3000 बंदे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3-3 हजार लोग रहते हैं। तो डेंसिटी वाकई में एक बड़ा तगड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूं मैं एक दिन ट्रेनिंग के लिए गया था दिल्ली। ठीक है, ट्रेनिंग के पैसे दे दिए दिल्ली, मेरे पिताजी ने PG दिलवा दिया दिल्ली, खाने वाले को एडवांस पैसे दे दिए, और मुझे उस दिन पिताजी के साथ वापस आना था, अगले दिन सुबह दिल्ली ट्रेनिंग में जाना था। रात को मैंने वापस आके मना कर दिया, मैंने कहा मैं जाता दिल्ली, बेकार। और बहुत गालियां खाई, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ से ट्रेनिंग करी।
भाई साहब रहने के लिए पीजी में कमरे बस जितना आकाश भाई के पास एरिया है इतने में 2 जने रहते हैं। मैं कहा था ऐसे ही मर जाएंगे निपट जाएंगे कोई पूछने का भी नहीं। इतने में तो वो 50 जने सुलवाते हैं भैया पीजी वाले अच्छे खासे रेंट में। मैं सच बोल रहा हूँ अगर आपको कभी लग रही हो मेरी बात में कोई भी कमी पेशी जाओगे अगले साल काफी जने जाएंगे आप में से देख लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ सच है कि नहीं है। तो डेंसिटी के हालात कुछ जगह पर दिल्ली में सच में ऐसे हैं कि 3-3 हजार लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। हम बात करते हैं सेक्स रेशो की या जेंडर रेशो की। बेटा सेक्स रेशो या जेंडर रेशो का मतलब यही है फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। ठीक है ना कितनी फीमेल्स है 1000 मेल्स के कंपैरिजन में। बेटा 1000 मेल्स के कंपैरिजन में मुझे दिखाई दे रहा है तीनों ही देश जेंडर वाइज है बेटा। जेंडर बाइसनेस तीनों देशों में एग्जिस्ट कर रही है कहीं पर भी बेटा 1000 के आसपास भी नहीं है मेल्स। दिख रहा है फीमेल्स कोई 1000 के आसपास कहीं पर भी नहीं है 1000 मेल्स के कंपैरिजन में। तीनों ही देश बेटा सोशली बैकवर्ड है। ठीक है ना ड्यू टू द प्रेफरेंस गिवन टू द मेल चाइल्ड। ठीक है ना भैया सोच लोगों की बहुत खत्म है। ठीक है जी जांच करा ली अच्छा जी लड़के चलो अबॉर्शन करा दिया चलो। तो हम इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं फीमेल चाइल्ड को कि हमारी जेंडर रेशो बेटा बहुत खराब है। तीनों ही देशों की खराब है तीनों ही सोशली बैकवर्ड है। ठीक है उसके बाद बेटा फर्टिलिटी रेट। बेटा चाइना का फर्टिलिटी रेट कम होने का तो अगेन लॉजिक वही है। वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1979 की फर्टिलिटी रेट काफी कम है। रही बात इंडिया और पाकिस्तान की ज्यादा होने का मतलब ही बिल्कुल क्लियर है प्रेफरेंसेस गिवन टू द मेल चाइल्ड। चलो जी पहला बच्चा किया फीमेल चाइल्ड हुआ कोई दिक्कत नहीं एक ट्राई और करो जी मेल तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बच्ची हो कोई नहीं तीसरी ट्राई करो जी जब तक मेल ना हो तब तक ट्राई करते रहो। तो बेटा इस चक्कर में फर्टिलिटी रेट इंडिया में ज्यादा है पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा है। ठीक है ना एजुकेशन की कमी और कुछ नहीं बात तो यही है। एंड लास्ट वन इज अर्बनाइजेशन। बेटा इंडिया में अर्बनाइजेशन सबसे कम चाइना सबसे ज्यादा पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा चाइना से कम। ऐसा क्यों बेटा अगेन बेटा चाइना ने ना ग्रेटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन शो किया है। और ग्रेटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन ना मतलब मैं पहले भी कर चुका हूं ये बात जब चैप्टर 1 था कि गांव में रहने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है सब कुछ बहुत अच्छा है बल्कि अच्छी साफ हवा में रह रहे हो। बस प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज की है कि कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन ना आपके ऑक्यूपेशन से रिलेट करता है। पर अगर आप अर्बनाइजेशन बहुत कम कर पा रहे हो यानी कि बेटा आपका ऑक्यूपेशन सिर्फ एक है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही घूमता है। और बेटा मोस्ट डेवलप्ड नेशन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कोई भी डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर को छोड़कर हुआ है इंडस्ट्री पे फोकस करके हुआ है। हम छोड़ना ही नहीं चाह रहे तो डेवलपमेंट कब होगा हमें खुद नहीं समझ में आता। ठीक है ना इंडिया फेल्ड टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। इंडिया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा एग्रीकल्चर के बाद। और अगर सच में कर पाता है ना तो लोग एग्रीकल्चर में होते हैं ना क्योंकि जो है वो भी तंग है जो है वो भी तो तंग है। समझ में आती है बात। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से बाहर निकाला है एग्रीकल्चर से और ये अर्बनाइजेशन से ही दिख जाता है। अगर 60% के आसपास पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है तो बाय डिफॉल्ट वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्लियर है बेटा सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर। चलो जी नोट्स तो आपके पास है ही यहां तक पढ़कर आना बेटा कल सुनते हैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।